नमस्कार। श्रीमती मोहरी देविता पटिया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो विगत वीडियो से हम प्रश्न को देख रहे हैं, आचार्य कवि केशवदास जी रामचंद्र का महाकाव्य से जो आपका पहला पाठ है उसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। प्रश्न है केशव के काव्य में संवाद योजना। केशव के काव्य में संवाद योजना विषय पर एक निबंध लिखना, यानी किस प्रकार से उनके काव्य में संवाद योजना है, पात्र है वो बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो इस प्रकार से संवाद योजना के विषय पर निबंध लिखना है। या फिर यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, केशव की संवाद योजना बेजोड़ एवं सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सो उदाहरण विवेचना कीजिए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यही प्रश्न है, इसको इस तरह से पूछा जा सकता है। ये प्रश्न आया हुआ है। इसी प्रकार से रामचंद्रिका काव्य में केशव की संवाद योजना अद्वितीय है। इस कथन के आलोक में रामचंद्र की संवाद सौष्ठव की विवेचना कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न तो ये 3 हैं, अलग अलग दे दिए नाम से, लेकिन उत्तर इनका एक ही है। कहने का मतलब मूल रूप से बात यह है कि संवाद योजना क्या है केशव की, रामचंद्रिका काव्य की। रामचंद्रिका काव्य में केशव की संवाद योजना किस प्रकार की है। तो विगत वीडियो में हमने पढ़ा था भूमिका, और इसके साथ साथ रामचंद्रिका में जो संवाद है वो हमने अलग अलग संवादों को देखा था, जिसमें मुख्यतः 10 संवाद हम देखते हैं, जिनमें हमने पढ़ा था दशरथ विश्वामित्र संवाद है। इसके साथ साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी संवाद योजना के बारे में आचार्य केशव की संवाद योजना के बारे में कहा है। हमने पढ़ा था कि रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता संवादों से मिली। केशवदास जी रामचंद्रिका महाकाव्य के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता संवादों से मिली, ये हमने जाना। और रामचंद्रिका के संवाद अगर समग्र रूप से देखा जाए तो 10 प्रकार के माने जाते हैं, यानी इन संवादों को हम मुख्यतः इनको संग्रहित कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि उन संवादों में प्रसंग में ये देखिए मुख्यतः ये है, एक तो दशरथ विश्वामित्र संवाद है, और जो कि दूसरे प्रकाश 2 में है। प्रकाश का अर्थ अध्याय से है, ठीक है ना। रामचंद्र का महाकाव्य प्रकाशों में विभक्त है, तो अलग रामचंद्र का महाकाव्यों को प्रकाशों में बांटा गया, यानी एक प्रकाश, 2 प्रकाश, तीसरा प्रकाश, चौथा प्रकाश, इस प्रकार से। तो दशरथ विश्वामित्र संवाद जो कि प्रकाश 2 में है। इसी प्रकार सुमति विमति संवाद प्रकाश 3 में हमने पढ़ा। रावण बाणासुर संवाद प्रकाश 4 में है। विश्वामित्र जनक संवाद जो प्रकाश 5 में है। रावण बाणासुर संवाद जो है रावण बाणासुर संवाद प्रकाश 4 में है। और परशुराम वामदेव संवाद प्रकाश 6 में है। परशुराम राम लक्ष्मण संवाद प्रकाश 7 में है। केकई भरत संवाद प्रकाश 10 में है। शूर्पणखा राम संवाद प्रकाश 11 में, और सीता रावण संवाद प्रकाश 13 में है। इसी प्रकार से हनुमान रावण संवाद है वो प्यारे विद्यार्थियों प्रकाश से 14 में है। रावण अंगद संवाद प्रकाश 16 में है। लव कुश संवाद है या विभीषण सुग्रीव संवाद है वो प्रकाश 17 में है। तो इस प्रकार से इन संवादों को आप सुविधा की दृष्टि से हम इनको वर्गों में विभक्त कर रहे हैं, वर्गों में बांटा जा सकता है। तो ये रामचंद्र का एक संवाद है वो लगभग 10 वर्गों में विभक्त किया है। वो किस अनुसार? सुविधा की दृष्टि से इन संवादों को जो अलग अलग प्रकाशों में निहित है, इनको हम सुविधा की दृष्टि से इन्हें वर्गों में बांट सकते हैं। तो पहला वर्ग हमने पढ़ देंगे आज, गद्यात्मक संवाद। ठीक है, एक बार इनके नाम हम देख लेते हैं। गद्यात्मक संवाद है। चरित्रोद्घाटन संवाद है, चरित्र का उद्घाटन किया जाएगा। पूर्व घटना सूचक संवाद, पहले की घटनाओं की सूचना वो देंगे ऐसे संवाद। प्रश्नोत्तर मूलक संवाद, नाम से पता चलता है प्रश्न पूछेंगे। व्यंग्यात्मक संवाद है। भावानुकूल संवाद है। कूटनीतिज्ञ संवाद है। परिचयात्मक संवाद है, ठीक है, परिचयात्मक संवाद है। नाटकीय संवाद है और आध्यात्मिक संवाद है। इस प्रकार से 10 वर्गों में हम बांट सकते हैं रामचंद्र का महाकाव्य के संवाद योजना को। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं।
और विगत वीडियो में मैंने जो बताया दशरथ विश्वामित्र संवाद प्रकाश 2 में है। इस प्रकार से कुछ एक संवाद आपको ये नाम याद रहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हो जाएगी रामचंद्रिका की संवाद योजना। तो अब सबसे पहले हम लेते हैं गद्यात्मक संवाद। तो पहला हम 10 में से पहला ले रहे हैं गद्यात्मक संवाद। गद्यात्मक संवाद का मतलब ही नाम क्या है, गति देने वाले संवाद, यानी इस घटनाक्रम को आगे बढ़ाने वाले संवाद। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा मौखिक ही बोल रहा हूँ, आप समझिए कि इस तरह के संवाद कथा विकास को गति देने वाले होते हैं। तो इस तरह के नाम से ही पता चलता है गद्यात्मक यानी गति देने वाले, यानी कथा को विकास करने वाले, कथा विकास को गति देने वाले, कथा विकास को गति देने वाले, ठीक है। मूल जो कथा है उसके विकास को, कथा विकास को गति देने वाले संवाद प्यारे विद्यार्थियों गद्यात्मक संवाद कहलाते हैं। तो कथा संवाद है ऐसे संवाद, ऐसी बातचीत पात्रों की जो कथा विकास को क्या देती है, गति देती है। तो इस प्रकार के संवाद गद्यात्मक संवाद होते हैं। विभिन्न घटनाओं को परस्पर संबंध करते हैं। ये संवाद क्या करते हैं, अलग अलग घटनाओं को आपस में जोड़ते हैं, संबद्ध करते हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा। गद्यात्मक संवाद कौन से होते हैं, इस तरह के संवाद जो कथा विकास को गति प्रदान करते हैं और विभिन्न जो संबंध है घटनाओं से, विभिन्न घटनाओं से संबंध है वो रखते हैं या परस्पर संबद्ध करते हैं, अर्थात उनको मिलाते हैं। ऐसे संवाद प्यारे विद्यार्थियों गद्यात्मक जो संवाद है वो ऐसे संवाद प्रारंभ से अंत तक एक त्वरित गति के दर्शन होते हैं, यानी शीघ्रता से बढ़ते हैं। तो ऐसे संवाद प्रारंभ से लेकर के अंत तक त्वरित माने लगातार शीघ्रता से गति करने वाले होते हैं। क्या समझ में आया? जो गद्यात्मक संवाद है वे प्रारंभ से लेकर के, यानी काव्य के प्रारंभ से लेकर के अंत तक त्वरित गति देने वाले होते हैं या त्वरित गति का प्रदान कर इसके दर्शन होते हैं। इनमें स्वाभाविकता की मात्रा भी चरम रूप में विद्यमान रहती है, यानी इसमें स्वाभाविकता रहती है, सहजता रहती है, कृत्रिमता इसमें नहीं होती। जो स्वाभाविक बातें हैं वही इन पात्रों में दिखाया जाता है, इसमें चित्रित किया जाता है। तो स्वाभाविकता की एक तरह से हम कह सकते हैं कि मात्रा चरम सीमा पर होती है। तो समझ में आ गया, स्वाभाविकता होती है, बनावटीपन नहीं होता, कृत्रिमता उसमें नहीं होती, सहज स्वाभाविक बातें ही जो है उसमें चलती रहती है, विद्यमान उसमें रहता है। रामचंद्रिका में देखिए कि रावण बाणासुर का संवाद है। रामचंद्रिका महाकाव्य में रावण बाणासुर का संवाद है, या फिर रामचंद्रिका में रावण मारीच का संवाद है। मारीच कौन था प्यारे विद्यार्थियों? रावण का मामा। तो रावण और मारीच का संवाद, जिसमें बाद में वो मारीच है वो हिरण बनता है, सोने का हिरण है, स्वर्ण मृग बनता है। बाध्य करता है रावण कि बनना ही पड़ेगा, ये जो मैं एक तरह से प्लान बना रहा हूँ, ये जो मैं सोच समझ करके ये जो उपाय कर रहा हूँ, इसमें तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, जीवित रहेगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं मतलब अगर तुम हिरण नहीं बनेगा तो मैं तुझे मार दूंगा, और हिरण बन के जाओगे तो राम तुझे मार देंगे। तो इस प्रकार से दोनों ही तरफ मौत थी उसके मारीच की। तो ऐसा ही मारीच और रावण का संवाद है। मारीच की कुटिया में जाते हैं रावण, और मारीच को राम की शक्ति का पहले ही अंदाज़ा था। जब विश्वामित्र जी के आश्रम में वो विध्वंस करने कई बार जाते थे, मारीच ये जो और ताड़का इत्यादि है और इसके साथ में खर दूषण ये जाते थे वहाँ पर, तो उनको भी शक्ति का अंदाज़ा था। मारीच को भी एक बिना फरका मार करके उसको 100 योजन दूर तक उसको पहुंचा दिया था। तो इस प्रकार से मारीच तो उनकी शक्ति का ज्ञान था, राम की शक्ति का ज्ञान था। और रावण जब राम के विरुद्ध मारीच से सहायता लेने जाता है, रावण कहाँ जाता है? अपने मामा मारीच के पास। किसके लिए? अपने राम के विरुद्ध मारीच से क्या करता है? सहायता मांगने जाता है। तब मारीच उसे सचेत करता है। मारीच उसको बताता है कि राम साधारण मानव नहीं है, वो परम ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप है, वो परम शक्तिशाली है, परम भगवान है, वो परमात्मा है, इसीलिए उनसे बैर नहीं करना चाहिए। बहुत समझाता है, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था, क्योंकि रावण तो अहंकार की जो पर्दा उसकी आंखों पे पड़ा हुआ था।
इसीलिए वह मारिच द्वारा सचेत किए जाने पर भी रावण नहीं मानता है। मंदोदरी की भी नहीं मानता था, मंदोदरी भी खूब समझाई रावण को लेकिन नहीं माना। इसी प्रकार से मारिच ने भी खूब समझाया लेकिन नहीं माना। तो यहाँ संवाद हो रहा है। देखिए मैं संवाद यहाँ आपको परीक्षा में इस तरह से आपको संवाद लिख के आना है, भले ही चाहे दो एक एक पंक्तियाँ क्यों न लिखो, लिखनी आवश्यक है, इसी से नंबर बनेंगे। पहले भूमिका के गद्यात्मक जो संवाद है उसके बारे में मैंने बता दिया, वो चीज़ें आपको लिखनी है जो मैंने बोल करके बताई है कि गद्यात्मक संवाद क्या होते हैं, किस तरह के संवाद कथा विकास को गति देने वाले होते हैं, और क्या होते हैं विभिन्न घटनाओं को परस्पर संबद्ध करने वाले या जोड़ने वाले होते हैं। और क्या लिखोगे, ऐसे संवाद वो प्रारंभ से लेकर के अंत तक त्वरित गति से चलते हैं या शीघ्रता से गतिमान होते हैं। और क्या लिख सकते हो, इसमें स्वाभाविकता का भाव छिपा हुआ होता है, इसमें कृत्रिमता नहीं होती, बनावटीपन नहीं होता, स्वाभाविकता है चरम सीमा पर होती है। और रामचंद्रिका में रावण बाणासुर का संवाद है, रावण मारीच का संवाद है, वो इसी प्रकार के संवाद है। कैसे गद्यात्मक संवाद है जो गति देते हैं कथा को। और रावण जब राम के विरुद्ध मारीच से मिलने जाता है और उनकी सहायता लेने के जाता है मारीच की, तब मारीच उसको सचेत भी करता है। तब उस समय रावण और मारीच के बीच में क्या संवाद होता है, क्या डायलॉग बोलते हैं एक दूसरे, इसको अंग्रेजी में डायलॉग बोलते हैं, तो वो कैसे बोलते हैं। तो ये देखिए रामचंद्रिका में कैसे लिखा है केशवदास जी ने। रावण क्या कह रहा है, इधर रावण बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि तू अब हो ई सहायक मेरो, हो बहुते गुण मानिहु तेरो, जो हरि सीत ही ल्यावन पे है, वे भ्रम शोकन ही मरी जे। रावण ने क्या कहा, मारीच से क्या कह रहे हैं, रावण कह रहा है कि तू अब हो ई सहायक मेरो, कि अब तू शब्द किसके लिए है, मारीच के लिए, कि मारीच तू अब मेरा हो मैंने हो जाओ, सहायक मैंने सहायता करने वाला, तुम मेरा सहायक बन जाओ, मेरी सहायता करो। और क्या करो, हो का मतलब होता है मैं बहुते गुण मानी हूँ तेरो। रावण क्या कह रहा है मारीच से कि मैं तुम्हारा बहुत गुण मानूंगा। हो मैंने मैं बहुते मैंने बहुत ही गुण को मानी हूँ, मैंने मानूंगा, तेरो मैंने तुम्हारा ही, मारीच तुम्हारा मैं बहुत गुण मानूंगा अगर तू मेरी सहायता करेगा तो। फिर क्या कहते हैं कि जो हरि सीत ही ल्यावन पे हैं, अगर तुम हरि मैंने हरण करके, सीता ही मैंने सीता को हरण करके, ल्यावन पे ही मैंने इस स्थान पर ला दोगे, सीता को हरण करके मेरे साथ मेरे पास ला दोगे, तो वे ब्रह्म शोकन ही मरे जे हैं। वे कौन, श्री राम और लक्ष्मण। वे शब्द किसके लिए आया है, राम और लक्ष्मण के लिए। वे तो राम और लक्ष्मण तो भ्रम और शोक के मारे ही मर जाएंगे, मरी जे ही मैंने मर जाएंगे, ऐसा कहते हैं। कौन कहता है, रावण कहता है। किससे, मारीच से। तो ये संवाद योजना हो गई, रावण कह रहे हैं मारीच से। अब देखिए मारीच क्या उत्तर देता है कि रण ही मानुष के जनी जानो, और पूर्ण 14 लोक बखानो, कि तुम जिनको साधारण मानव मान रहे हो वे मनुष्य नहीं हैं। रण ही मैंने युद्ध क्षेत्र में उन मनुष्य के जन जानो, मैंने तुम साधारण मानव को तुम मत जानो। वे कौन है, राम। पूर्ण 14 लोक बखानो, 14 लोक के पूर्ण परमात्मा स्वरूप बखान, जिसका बखान करते हैं। पूर्ण 14 लोक बखानो, 14 लोक में जिनका वर्णन होता है या 14 लोक उन्हीं में समाहित है, ऐसे हैं वो श्री राम परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप पूर्ण पुरुष है। फिर रावण क्या कहता है, फिर नहीं समझता तो क्या कहता है, तू अब मोही सिकावत है सट, तू अब मोही सिकावत है सट। सट मैंने मूर्ख है, मूर्ख तू मुझे सिखा रहा है। रावण मारी से कह रहा है कि तू मुझे सिखा रहा है मूर्ख, मैं बस लोक करे अपनी हट, मैं तो बस इस संसार में अपनी हट को ही पूर्ण करने वाला हूँ, या मैं अपनी हट को पूरा करके ही रहता हूँ। तू मुझे मत सिखा, मैं अपनी हट को पूरा करके ही रहूँगा। तो इस प्रकार का ये जो संवाद है प्यारे विद्यार्थियों, ये गत्यात्मक संवाद है। ये कथा को गति देता है। बीच में आ गया रावण और मारीच, कथा को बीच में गति दे रहा है। तो इस प्रकार के संवाद गत्यात्मक संवाद कहलाते हैं। तो ये आप कुछ न कुछ ज़रूर आप इसको लिखना है परीक्षा में गत्यात्मक संवाद में। अब देखिए अगला संवाद है, दूसरा बिंदु है चरित्रोद्घाटन, चरित्र का उद्घाटन करना। देखिए यहाँ पर केशवदास जी ने ऐसे संवादों के माध्यम से पात्रों के चरित्रगत विशेषताओं का उद्घाटन करते हैं। चरित्रोद्घाटन का मतलब क्या हुआ, जिसमें पात्रों के चरित्र की विशेषताओं का पता चलता हो। पात्रों के चरित्र की विशेषता
इसमें पात्र की विशेषता बताई जाएगी ऐसे ऐसे संवादों में। तो ये चरित्र का उद्घाटन करने वाले संवाद होते हैं। तो काव्यकार है वो ऐसे संवादों के माध्यम से पात्र की चरित्रगत विशेषताओं को उद्घाटित करते हैं, बताते हैं। समझ में आ गया आपको? अब पात्र राम है, विश्वामित्र है, जो भी है, परशुराम है, अलग अलग जो पात्र है वो एक दूसरे की विशेषता जहाँ पर बताई जाती है वहाँ पर चरित्र उद्घाटन संवाद होते हैं। अब रामचंद्रिका में, प्यारे विद्यार्थियों, मैं बोल कर ही समझा रहा हूँ, आप सुन लीजिए ध्यान से कि रामचंद्रिका में इस तरह के संवादों का आधिक्य यानी अधिकता है। ऐसे संवाद आपको अधिक देखने को मिलेंगे रामचंद्रिका में। जनक विश्वामित्र संवाद, जनक विश्वामित्र संवाद जो कि प्रकाश 5 में है। जनक विश्वामित्र संवाद प्रकाश 5 में है, 5वें अध्याय में है रामचंद्रिका के। तो इस प्रकार से जनक विश्वामित्र संवाद है। वामदेव परशुराम संवाद है, वामदेव परशुराम संवाद है, वो प्रकाश 6 में है। प्रकाश 6 में वामदेव परशुराम संवाद। राम परशुराम संवाद है वो, प्यारे विद्यार्थियों, राम परशुराम संवाद है वो प्रकाश 7 में है, प्रकाश 7 में। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों संवाद योजना हनुमान रावण संवाद है, हनुमान रावण संवाद प्रकाश 14 में है। तो इस प्रकार के संवाद है वो चरित्र उद्घाटन वाले संवाद है। तो रामचंद्रिका में इस तरह के संवादों का अधिकता है। इसमें देखिए जनक विश्वामित्र संवाद है, या फिर वामदेव परशुराम संवाद है, राम परशुराम संवाद है, हनुमान रावण संवाद है, अशोक वाटिका में सीता और रावण का संवाद है। वो इस दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आपको समझ में आ गया चरित्र उद्घाटन का तात्पर्य कि ऐसे संवादों से, ऐसे डायलॉग से क्या पता चलता है? ऐसे पता चलता है, ऐसे पात्रों की विशेषताओं का पता चलता है, पात्रों की चरित्र की विशेषताओं का पता चलता है। और इनमें प्यारे विद्यार्थियों रामचंद्र का जो महाकाव्य उसमें तो ऐसे संवादों का तो अधिकता है। और इसमें देखिए आप जनक विश्वामित्र संवाद है, या फिर परशुराम वामदेव संवाद है, या फिर राम परशुराम संवाद है, हनुमान रावण संवाद है, सीता रावण संवाद है। इस प्रकार के संवादों में चरित्र उद्घाटन होता है। तो ऐसे पात्रों से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये संवाद, और उनसे पात्रों के चरित्र पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इसे पात्रों के चरित्र की विशेषता को पता चलता है। अब देखिए एक जनक विश्वामित्र का संवाद मैंने यहाँ लिखा है, जनक विश्वामित्र का संवाद है। उसमें देखिए विश्वामित्र क्या कह रहे हैं, विश्वामित्र क्या कह रहे हैं? सुंदर श्यामल राम सुजानो घोर सुलक्ष्मण राम बखानो आशीष देहूँ इन्हें सबको सूरज के कुल मंडन दो। कि ये सुंदर श्यामल राम सुजानो, यहाँ विश्वामित्र किसको कह रहे हैं? जनक जी को कह रहे हैं, परिचय दे रहे हैं। किसके बारे में परिचय दे रहे हैं? राम और लक्ष्मण के बारे में। ये विश्वामित्र जी कह रहे हैं जनक जी से, जनक जी कि सुंदर श्यामल राम सुजानो, की सांवले रंग के जो है वो सुजान सुंदर चतुर वे राम है। और गौर सुलक्ष्मण राम बखानो, और जो गौर वर्ण के हैं वे सुलक्ष्मण अर्थात लक्ष्मण है, ऐसा राम बखान करते हैं। राम है जिनको लक्ष्मण कहते हैं, ऐसे गौर वर्ण के राम है, लक्ष्मण है। आशीष देव इन्हें सबको, इसीलिए इनको सब आशीष देव, आशीष देव इन्हें सबको, मैंने सब कोई इनको आशीष दीजिए। सूरज के कुल मंडन दो, ये सूर्य वंश के, सूरज कुल मतलब सूर्य वंश के, मंडन दो मैंने दोनों ही सूर्य वंश से संबंध रखते हैं, या सूर्य वंश के दोनों राजकुमार है। नृपमणि, या नृपमणि किसको कहा है? हे श्रेष्ठ राजा जनक जी, दशरथ नृपति के यानी राजा दशरथ के प्रगटे 4 कुमार, राजा दशरथ के 4 कुमार है, 4 राजकुमार है वो प्रकट हुए हैं, जन्म हुआ है। किसके? राजा दशरथ के 4 राजकुमार प्रकट हुए हैं। ये किसको बता रहे हैं? नृपमणि अर्थात जनक जी को। हे राजाओं में मणि के समान श्रेष्ठ राजा जनक जी, ये राजा दशरथ जी के 4 राजकुमार प्रकट हुए हैं, जिनके नाम है राम, भरत, लक्ष्मण, ललित माने सुंदर, जिनके सुंदर नाम है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उदार हृदय के, सुंदर हृदय के राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न 4 पुत्र है वो उनके हुए हैं। तो इस प्रकार से विश्वामित्र जनक जी का संवाद है।
तो ये विश्वामित्र जी किसको कह रहे हैं? जनक जी को। तो ये बातें आप इनमें से कम 2 पंक्तियाँ तो याद कर ही लीजिए। फिर देखो एक संवाद है परशुराम वामदेव संवाद, वो भी चरित्रोद्घाटन। यहाँ पर राम विश्वामित्र जी और राम के बारे में, राम के चरित्र का, लक्ष्मण के चरित्र की विशेषता, लक्ष्मण की विशेषता और दशरथ जी की विशेषता, इन चारों राजकुमार की विशेषता का प्रकटीकरण कर रहे हैं। किसके सामने? जनक जी के सामने। तो इस प्रकार से यहाँ चरित्र का उद्घाटन किया जा रहा है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार के संवाद और किस प्रकार से विशेषता प्रकट करते हैं। तो विश्वामित्र है वो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की और दशरथ जी के वंश की, सूर्य वंश की सबकी बड़ाई कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर परशुराम वामदेव संवाद में देखो परशुराम क्या कह रहे हैं? ये कौन को दल देखिए, ये कौन को दल देखिए कि ये कौन है और कौन सी सेना का ये प्रमुख, इनको देखना चाहिए। और वामदेव कहते हैं ये राम को प्रभु लेखिए कि ये तो राम को यानी राम का प्रभु लेखिए, यानी राम के प्रभु शिव को ही देख लीजिए। ये राम के प्रभु, राम को प्रभु लेखिए, अर्थात प्रभु को देखिए, राम प्रभु को देखिए कि ये कौन है जो इस दल में है। तो ये राम है, राम प्रभु को देखिए। तो परशुराम कहते हैं कही कौन राम, कि कहिए कौन राम, माने राम कौन है। न जानियो, नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि राम कौन है, जरा बताओ। तो वामदेव कहते हैं, फिर से उत्तर दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? चरित्र की विशेषता बता रहे हैं कि सर ताड़ का जिन मारियो, सर मैंने बाण से, जिन्होंने ताड़ का, जिन मैंने जिन्होंने, मारियो मैंने मारा, जिन्होंने बाण से ताड़का को मारा था, उसका वध कर दिया था, वो राम है। तो इस प्रकार से परशुराम वामदेव में जो राम की विशेषता वामदेव बता रहे हैं। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यह होता है चरित्रोद्घाटन संवाद। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दोनों संवाद आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। 2 ही संवाद हम पढ़ेंगे, इसके उदाहरण, और उदाहरण जरूर लिखना है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 100 उदाहरण विवेचना करने। तो उदाहरण तो जरूर ही आपको ध्यान में रखने हैं। गद्यात्मक संवाद क्या होता है वो मैंने मौखिक रूप से बता दिया, उसको आप ठीक प्रकार से सुनेंगे और इसको नोट कर लेंगे। चरित्रोद्घाटन संवाद के बारे में लिखेंगे और उदाहरण जरूर आपको लिखने हैं। उदाहरण अवश्य लिखने हैं, उसी से नंबर बनेंगे। तो ये आज हम इतने ही उदाहरणों को, एक बार विशेषताओं को, ये वर्ग 2 वर्गों को हम देख लेते हैं इन संवादों को, क्योंकि और लेंगे तो काफ़ी वीडियो वैसे भी लंबा हो गया है तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आगे के पद में, आगे के वीडियो में और हम इसके जो संवाद वर्ग हैं उनको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको दोनों को, गद्यात्मक संवाद योजना और चरित्रोद्घाटन संवाद को ठीक प्रकार से पढ़ेंगे, समझेंगे और नोट्स बना करके याद भी करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद विद्यार्थियों।